नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जैन अपभ्रंश शैली को लेकर आया हूँ। ये आपका जो टॉपिक है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और चलिए देखते हैं। इसका समय कब से कब तक है? 1100 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का समय रहा है जैन और अपभ्रंश शैली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पृष्ठ को लेते हैं। अपभ्रंश शैली को किस किस नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली। इतनी शैलियों के नाम से जाना जाता है। गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली। इतनी शैलियों के नाम से जाना जाता है अपभ्रंश शैली को। तो याद रखिएगा आप लोग, ये आपका बेहतरीन प्रश्न इससे बनता है। ये पूछा जाता है अपभ्रंश शैली। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 6 नाम हो गए इसके अपभ्रंश शैली के। ये आपका एक अच्छा प्रश्न है और इसको आप राइट कर लीजिएगा। किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? जैन शैली में जो रेखाएं खींची गई हैं वो कोणात्मक शैली में है। किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं? और जैन शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं। ये हो जाएगा। अपभ्रंश शैली को जैन शैली के नाम, जैन शैली नाम किसने दिया? ये हो जाएगा राय कृष्ण दास ने दिया है। अपभ्रंश शैली को जैन शैली का नाम किसने दिया? तो राय कृष्ण दास ने दिया। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? बिगड़ी हुई कला के रूप में जानते हैं। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? तो उसको किस रूप में हम जानेंगे? बिगड़ी हुई कला के रूप में अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बिगड़ी हुई शैली के रूप में। अगला प्रश्न है, जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसको बिहार शैली के नाम से जाना जाता है। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? बिहार शैली के नाम से जाना जाता है। जैन कला का एक नाम और क्या है? तो गुज्जर कला। ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया था। जैन कला को क्या कहते हैं? गुज्जर कला कहते हैं। गुज्जर कला को किसने दिया है? ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया है। राइट आंसर पर्सी ब्राउन होगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? नीले रंग से इसकी आकृति को बनाया गया। पार्श्वनाथ की आकृति को, इस आकृति को नीले रंग से बनाया गया है, ब्लू रंग से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो नेमिनाथ की आकृति में काला रंग भरा गया है। इसको आप याद रखिएगा। नेमिनाथ की आकृति में एक ब्लैक रंग भरा गया है, काला रंग भरा गया है। ये हो जाएगा 1 लाइनर प्रश्न आपके। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट आपकी होगी। ये 1 लाइनर। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। पीला रंग भरा गया है। महावीर की आकृति में कौन सा रंग? तो पीला रंग हो जाएगा महावीर की आकृति में। इसको मत भूलिएगा। अगला है, ऋषभनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? ऋषभनाथ स्वर्ण रंग से बनाया गया है। इसको मत भूलिएगा, ऋषभनाथ को मत भूलिएगा आप लोग। और बेहतरीन प्रश्न आपका है ये, ऋषभनाथ कौन सा रंग? स्वर्ण रंग। तो गोल्डन रंग हो जाएगा आपका, स्वर्ण रंग हो जाएगा। कभी कभी आपको पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, और किसकी मूर्ति है, कौन सा रंग है, तो इसको आप नहीं भूलेंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक आपके हैं टीजीटी पीजीटी के कला के एग्जाम में। अपभ्रंश शैली में कितने चश्म चेहरे हैं? 1.25 चश्म चेहरे हैं। इसको आपको लगा देना है। कितने हैं? 1.25 चश्म चेहरे हैं। परवर की तरह की आँख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की? किसकी विशेषता है? तो अपभ्रंश या जैन शैली की। किसकी विशेषता है? परवल की तरह की आँख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता है। जैन शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिता है। जैन शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो अलंकारिता है। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है?
तो इसमें जो जैन शैली में कल्पसूत्र का जो विवरण दिया गया है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कल्पसूत्र लगाइएगा, ये जो आपका है प्रसिद्ध ग्रंथ है, श्रेष्ठ ग्रंथ है कल्पसूत्र। अगला प्रश्न लेते हैं, जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन ग्रंथ प्राचीन है? श्वेतांबर जैन संप्रदाय, निशीथ चूड़ ग्रंथ, रचनाकाल 1100 ईस्वी से, ये तालपत्र पर चित्रित ग्रंथ हैं। तालपत्र पर चित्रित ग्रंथ हैं। श्वेतांबर संप्रदाय होता है, श्वेतांबर दिगंबर 2 होता है, लेकिन यहाँ पर श्वेतांबर जैन संप्रदाय की बात की गई है। निशीथ चूड़ ग्रंथ का रचनाकाल समय है। तो ये आपका हो गया, वो एक बेहतरीन प्रश्न है। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता दी गई है? तो जैन शैली में पीले रंग की प्रधानता दी गई है, इसको याद रखिएगा, पीले रंग की प्रधानता दी गई है। इन दोनों शैली का मुख्य अंतर केवल रंग ही है, केवल दोनों में किसका डिफरेंस मिलता है? रंग का ही अंतर मिलता है दोनों शैलियों में। जैन शैली का पता कहाँ से लगा था? तो चित्रित जैन ग्रंथों से लगा था। जिन जैन ग्रंथों में जो चित्र हैं उससे इसका पता लगा हुआ था। तो ये है। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने कहा? श्री एसी मेहता ने कहा था। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली कहा था। अपभ्रंश शैली को कहा था गुजरात शैली, श्री एसी मेहता ने कहा था। तो ये हो जाएगा एसी मेहता, इन्होंने अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली कहा दी थी। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ से और कब मिली थी? तो ये मांडू मालवा से 1439 ईस्वी में मिली हुई थी। तो इसको लगाइएगा आप लोग, मांडू मालवा 1439 ईस्वी में मिली हुई थी। ये सब आपके वन लाइनर अच्छे प्रश्न हैं, कम समय में आपको मिलेगा ये वीडियो। और आप सभी लोगों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जैन या अपभ्रंश शैली में चित्र किस पर बने हैं? तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर बने हुए हैं। तो ये आपका जैन अपभ्रंश दोनों शैलियों में तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर बने हुए हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल किन भाषाओं का रचनाकाल है? तो ये प्राकृतिक भाषाओं का रचनाकाल है। मध्यकाल क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषाओं का रचनाकाल है। अगला हो जाएगा, मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है? डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। किसमें की गई है? तो मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है? डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में इसकी रचना की गई है। ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा, अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? तो ये गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का है। ये किसका है? ये गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का है, जो बसंत विलास का चित्र है इस समय का है। आप अच्छे से इसको देखिएगा, क्लियर करिएगा। बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? तो ये ऋतु संहार पर आधारित है। ऋतु संहार एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, बसंत विलास कालिदास की रचना है। यहाँ पर वर्णन किया गया है महाकाव्य का ऋतु संहार में। तो ये आपके बेहतरीन प्रश्न थे और आपका ये प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मेहनत आप लगातार करते रहिएगा। अगर आपको एक सीट लेना है और टीजीटी पीजीटी में आपको एक जगह पक्की करनी है तो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मुगल कालीन दरबारी कला जो थी, इस सभ्यता से प्रश्न हैं और ये वन लाइनर प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको राइट करना है तो पेन और कापी लेकर के रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं वन लाइनर प्रश्नों को। मुगल कालीन दरबारी कला, ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज। तो सभी लोग चलिए रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुगल कला की शुरुआत कब से हुई थी? और ये आपका ये टॉपिक मुगल काल बहुत
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी के लिए। जब आप कोई प्रैक्टिस सेट या कोई बुक उठाएंगे तो यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलेंगे जो आए हुए हैं विगत वर्षों में। तो ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं। मुगल कला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी से हुई थी इसकी। पहला, मुगल कला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी लगाइएगा या तो आप नोट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है, मुगल कला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वहाँ की जो विशेषता थी दरबारी कला थी। मुगल कला की मुख्य विशेषता क्या थी? दरबारी कला थी। मुगल कला में ईरान से क्या लिया गया था? इसमें रेखा महीन रेखांकन लिया गया था। ईरान की जो कला थी उससे महीन रेखांकन लिया गया था मुगल कला में। महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से लिया गया? अब देखिए प्रश्न का पैटर्न, पूछने का तरीका, किस तरह से एग्जामिनर आपको पूछेगा तो वैसे ही उस तरह से ही आपके दिमाग में वो प्रश्न होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को फतह कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो ईरान से ली गई थी। अभी आपसे पूछा कुछ देर ऊपर वाला प्रश्न कि ईरान से क्या लिया गया है, तो ये रेखा महीन रेखा लिया गया था रेखांकन, और पूछा है बारीक महीन रेखांकन कहाँ से लिया गया? तो ईरान से लिया गया। ऐसे प्रश्न टर्न होते हैं। मुगल कला में रंग विधान कहाँ से आया है? तो ये फारस ईरान से आया था। फारस और ईरान से वहाँ से रंग का विधान लिया गया था। मुगल कला में विषय कहाँ का था? तो जो मुगल कालीन विषय था वो विषय भारत से लिया गया था, भारत का था। मुगल कला में विषय कहाँ का था? भारत का था। ये इम्पॉर्टेंट है। मुगल काल में चित्रकार चित्र कैसे बनाते थे? तो पहला पॉइंट रेखांकन करते थे। जैसे होता कोई चीज़ आपको बनाने के लिए पहले रेखा खींची जाती है जिसे टिकाई कहते थे, रेखा को टिकाई कहते थे, रेखांकन को। रंग भरते थे उसके बीच में जिसे खुलाई या गदकारी कहते थे। उसके बाद चित्र की फिनिशिंग करते थे जिसे सच्ची पिटाई भी कहते हैं। तो ये तरीके थे रेखांकन करने का, रंग भरने का और चित्र की फिनिशिंग करते थे। इस प्रकार से था। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। रेखांकन को टिकाई कहते हैं, रंग भरने को खुलाई या गदकारी कहते हैं, फिनिशिंग को सच्ची पिटाई भी कहते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए। मुगल बादशाह चित्रकारी के लिए कागज़ कहाँ से मंगाते थे? तो ये कागज़ इनका फारस से आता था, याद रखिएगा। कागज़ को क्या कहते थे? सियालकोटी कहते थे। कागज़ को क्या कहते थे? सियालकोटी। मुगल काल में कागज़ को सियालकोटी कहते थे। यह कागज़ किस रंग का था? भूरे रंग का होता था सियालकोटी कागज़। कलम क्या है? कला की भाषा को कलम शैली कहते हैं। कला की जो भाषा होती थी उसको कलम शैली बोलते हैं। पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को मुगल कला में किस नाम से जानते हैं? सभी चित्र बोलते हैं उसको। पोर्ट्रेट चित्र या कोई व्यक्ति का चित्र होगा तो उसको सभी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी और पीजीटी के लिए। मुगल कला में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो इसमें एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। कितने? एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया। भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को माना जाता है? तो भारतीय जो कला की रीढ़ की हड्डी को मुगल कला को माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मुगल कला। चित्रों के नाम लिखने की प्रथा कब से चली? तो मुगल काल से अकबर के समय से। कब से चली है? मुगल काल से अकबर के समय से चली है। चित्रों के नाम लिखने की प्रथा मुगल काल से अकबर के समय से चली है। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? तो यह ईरान से आई है। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई है? तो यह ईरान से आई है। मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे? तो मुरक्का या चित्राधार कहते थे। आज के लोग एल्बम को मुरक्का या चित्रधार कहते थे। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। मुगल काल में चित्रशाला को देखने वालों को क्या कहा जाता था? दरोगा। तो मुगल काल में जो चित्रशाला को देखते थे उनको क्या कहते थे? दरोगा कहते थे। खुलाई अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? तो काले रंग से होता था, उसका रेखांकन किया जाता था। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूल, पत्ती तथा खनिज से बनाए जाते थे। किस प्रकार के रंग हो जाएंगे इसमें? फूल हो जाएंगे, पत्ती हो जाएंगे तथा खनिज रंग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। आप सभी लोग पूरे वीडियो को देखिएगा,
जितने भाई लोग को टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, अदर भी जो लोग पढ़ते होंगे, तो हर में लगभग एक ना एक एग्ज़ाम आ जाता है। कोई भी कंपटीशन आप करते हैं तो वो बाहरी नहीं होता है, आपकी नॉलेज ही बढ़ती है। तो वो सभी लोग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना हेल्प कीजिएगा। मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूल, पत्ती तथा खनिज से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, मुग़ल कला में रंग पानी में घोले जाते थे। इनमें क्या मिलाया जाता था? गुड़, गोंद तथा अंडा मिलाते थे। अब इसमें देखिएगा, प्रायः पानी में जब घोलते थे तो गुड़, गोंद और अंडा मिलाते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, आसान सा ये है। मुग़ल कला में रात्रि दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला देने पर उसे क्या कहते थे? तो उसको बुता रंग कहते थे। बुता रंग बोलते थे वर्षा का दिखाने के लिए, और काला रंग दिखाने के लिए। चमकदार रंगों को क्या कहते थे? चुहचुहा रंग बोलते थे उसको। चमकदार जो रंग होता था उसको चुहचुहा बोलते थे। मुग़ल काल में चित्रकार को क्या कहते थे? कलम करतार कहते थे। चित्रकार को कलम करतार कहते थे। तो याद रखिएगा आप, कलम करतार किसे कहते थे? मुग़ल काल में जो चित्रकार होता था उसको कहते थे। चित्रकार की तूलिका को क्या कहते थे? कलम। उसकी जो तूलिका होती थी उसको कलम कहते थे। मुग़ल चित्रों में किसका अधिक समावेश है? यथार्थता का अधिक समावेश किया गया था। उसमें यथार्थता का अधिक समावेशीकरण किया गया है। मुग़ल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? इटली की। मुग़ल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? इटली की देन है। मुग़ल कालीन भित्ति चित्रों पर देश का प्रभाव है? इटली का प्रभाव है। इटली देश का प्रभाव है इस पर। मुग़ल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए हैं? फ्रेस्को ब्रूनो विधि से बनाए गए हैं। फ्रेस्को ब्रूनो विधि से बनाया गया था जो ये भित्ति चित्र बने हुए थे। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसको फ्रेस्को ब्रूनो विधि लिखिएगा, भित्ति चित्र लिखिएगा। मुग़ल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? मुग़ल शैली जो थी इसका आधार कौन सी थी? तो ईरानी शैली थी, मूल आधार उसकी थी, उसी के अकॉर्डिंग वो हुआ था। मुग़ल शैली में प्रकृति चित्रण कैसा है? स्वाभाविक चित्रण उसमें किया गया था। मुग़ल शैली में प्राकृतिक चित्रण स्वाभाविक किया गया था। मुग़लों की दरबारी भाषा क्या थी? तो वहाँ की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। मुग़ल लोग फारसी यूज करते थे। मुग़ल शैली को जो वातावरण मिला हुआ कैसा है? भारतीय वातावरण मिला हुआ है मुग़ल शैली को। मुग़ल शैली के चित्र कैसे हैं? तो कथा प्रधान है मुग़ल शैली के चित्र। मुग़ल कला में कैसे चित्रों का अभाव है? धार्मिक चित्रों का अभाव है। मुग़ल कला में कैसे चित्रों का अभाव है? धार्मिक चित्रों का अभाव है। ऐसे नहीं है, धार्मिक चित्र नहीं है। मुग़ल कला में कैसे चित्रों की अधिकता है? व्यक्ति चित्रों की अधिकता है, ज़्यादा व्यक्ति के चित्र बने हुए हैं, ऐसे चित्रों की अधिकता मिलेगी उसमें। मुग़ल कला में चित्रों के किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? फूल पत्तियों का चित्रण किया गया है। जो किनारे पर साइड में लगा हुआ है वहाँ पर फूल और पत्तियों का चित्रण किया गया है। तो ये आपके कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी के। वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मुग़ल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई गई है? तो ये जंगली जानवरों के शिकार में पाई गई है। जो पशु चित्रण हुआ है, स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता हुई है, उसमें कैसे चित्र हैं? जंगली जानवरों के शिकार में ऐतिहासिकता पाई गई है। मुग़ल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? तो वो जन्मोत्सव पर बने हुए हैं। मुग़ल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस पर बने हैं? तो जन्मोत्सव पर बने हैं। मुग़लों के पूर्वज कौन थे? मंगोल, जो मध्य एशिया से आए थे, इनके पूर्वज थे। मंगोली थे जो मध्य एशिया से आए हुए थे। तो ये हो जाएगा मंगोल जो मध्य एशिया से आए थे। इसका राइट आंसर हम लगा के आगे बढ़ेंगे। मुग़ल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा? ईरानी शैली का पड़ा, विशेषकर हाशियों के अंकन में पड़ा हुआ है। तो आपको जब भी ऑप्शन पूछेगा तो ईरानी शैली का प्रभाव इस पर पड़ा है। मुग़ल शैली का पैतृक गृह कौन सा है? तो मुग़ल शैली का पैतृक गृह कौन सा है? ईरान है। ईरान हम राइट आंसर लगा करके आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही कम समय में आपको वीडियो मिलते हैं। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? आकृतियां हैं। ईरानी फारसी मुग़ल कला आदि स्रोत जन्म स्थान कहाँ था? ये समरकंद और हिरात में था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरकंद और हिरात। राइट आंसर लगाएंगे। ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था, तो ये बिहजात था। एक बिहजात चित्रकार था, बहुत ही फेमस चित्रकार था। तो ये जो था ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार था बिहजात। इसका नाम मत भूलिएगा आप लोग, कई बार ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, फेमस चित्रकार हैं ये। बिहजात किस वंश का था, तैमूर वंश का था। जानते हैं तैमूर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। बिहजात किस शासक का दरबारी चित्रकार था, तो सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का था। ये सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का, इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये बिहजात के बारे में तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत फैक्ट चीज़ें हैं। सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का था। बिहजात की शैली क्या थी, आलेखन थी वहाँ की। बिहजात की शैली आलेखन थी। बिहजात कैसे चेहरे बनाने में निपुण था, वो बिहजात जो था वो दाढ़ी युक्त चेहरा बनाता था। जो आज के लोग मॉडर्न में लोग दाढ़ी का शौक रखते हैं, तो बिहजात जो था वो कैसा रखता था, वो तैमूर वंश का था, चित्रकार था और दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में निपुण था वो। ईरानी शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता पाई जाती, पार्श्व या 1.5 चश्म चेहरे की प्रधानता पाई जाती है। इसमें पार्श्व व 1.5 चश्म चेहरे की प्रधानता पाई जाती है। ईरानी चित्रों के रंग किस प्रकार के हैं, चटकीले व सपाट होते हैं। कैसे होते हैं, चटकीले व सपाट होते हैं। ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव पड़ा था, भारत का। कहाँ का, ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो भारत का पड़ा हुआ था। ईरानी चित्रों में स्त्री की कोमलता की उपमा किससे की गई है, तो वो की गई है लता से की गई है। किससे, लता से। इसकी कोमलता लता से की गई है। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी, तो इसमें नादिरा थी। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी, तो वो नादिरा थी। राइट आंसर हो जाएगा मुगल चित्रकार महिला, नादिरा का नाम आएगा, ये आप टिक करिएगा। नादिरा बानो, रुकैया बानो तथा साइफा बानो, ये तीनों थी मुगल काल की महिला चित्रकार। नादिरा बानो, रुकैया बानो तथा साइफा बानो, तो तीनों का आप नाम याद रखिएगा। ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी, ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी, हरम की बेगमों के चित्र बनाती थी। ये जो हरम की बेगम होती थी उनके चित्र बनाती थी। हरम का क्या अर्थ होता है, रानियों का निवास स्थान, जहाँ पर रानियाँ रहती थी उनका चित्र बनाती थी। तो आप हरम का मतलब क्या होता है, रानियों के निवास स्थान का चित्र बनाती थी। मुगल शैली का पतन कब हुआ था, 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगल शैली का पतन हो गया था। तो ये आप सन याद रखिएगा, सन पूछा गया है। अगला आपका आएगा बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक राज किया भारत में। और ये इम्पॉर्टेंट है कला की दृष्टि से, इसकी जो पीढ़ियां हैं कितनी फेमस हुई हैं, कला को कितना इन्होंने संरक्षित किया है, इनके वंशजों ने, इनकी पीढ़ियों ने। तो बाबर को हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका एक टॉपिक है बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। तो हम लेते हैं पहला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर का नाम आएगा। बाबर राइट आंसर लगा देंगे। बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत में, फरगना मध्य एशिया में इसका हुआ था जन्म। कहाँ पे, बाबर 14 फरवरी 1483 को ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत फरगना मध्य एशिया में हुआ था। तो राइट आंसर इसको याद रखिएगा आप लोग, कब हुआ था, संस्थापक कौन था। बाबर का नाम पूछता है तो बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। लोग बाबर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का क्या नाम था, याद रखिएगा, उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंशीय थे। ये उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंशीय थे, तो याद रखिएगा इसको। जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा। बाबर की माता का क्या नाम था, कुतलुग निगार खानम चंगेज वंशीय थी। ये कौन थी, कुतलुग निगार खानम चंगेज वंशीय थी ये। तो इसकी माता का नाम कुतलुग था। अगला है, बाबर किस भाषा का अच्छा ज्ञाता था, तुर्की और फारसी भाषा उसको आती थी अच्छे से। बाबर तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। ये हो जाएगा। बाबर की याद कथा का क्या नाम है, बाबरनामा, ये कई बार पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। बाबर की याद कथा ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा बोलते हैं उसको, या तुजु के बाबरी या वाकायत बाबरी,
ऐसे याद रखिएगा, बाबरनामा ज़्यादा मिलता है आपको, तुजू के बाबरी कहीं कहीं मिलता है, या वकायत बाबरी। तो ये तीनों यही या करके आ जाता है। अगर कोई भी आता है तो बाबर की आत्मकथा का नाम आएगा तो आप लिख दीजिएगा, बाबरनामा, तुजू के बाबरी या वकायत बाबरी, ये तीनों हो जाएगा। क्योंकि ये बेहतरीन है पुस्तक। कला का एक पारखी होते हुए बाबर कला का विकास क्यों ना कर सका? साम्राज्य विस्तार के कारण, क्योंकि उसके दिमाग में जो होता था, बाबर को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, इसलिए वो जो है कला का विकास नहीं कर पाया था। शाह मुजफ्फर की किसमें चर्चा की गई है? तो बाबरनामा में शाह मुजफ्फर की चर्चा की गई है। शाह मुजफ्फर किस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? व्यक्ति चित्र वो बनाता था, पर्सनल व्यक्तियों के चित्र बनाता था, इसलिए वह प्रसिद्ध था शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण था? सादृश्य देख करके। बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था? शाहनामा लेकर आया था बाबर। शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राज दरबार चित्रित है। कैसे ईरानी दरबार था उसको चित्रित किया गया है। अब बाबर के युद्ध से संबंधित आ गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर से हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो बाबर की विजय हुई थी इसमें 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा, जन्म कब होता है और मृत्यु कब होती है। तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? वकायत बाबरी, रचनाकाल 1589 में। तो वकायत बाबरी, रचनाकाल 1589। ये प्रश्न है, शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछी गई कई बार प्रश्न है। और ये ग्रंथ है। हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है बाबर की मृत्यु के बाद। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था? तो हुमायूं सचित्र पोथी रखता था, पूरा लेकर के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जाता था। हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है? हुमायूंनामा या दस्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा या अमीर हमजा बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपके दिमाग में यदि एक बार याद हो जाता है तो आप बना रहेगा। हुमायूंनामा या दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा या अमीर हमजा, तो ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। दास्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में ख़त्म हुई? हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय में ख़त्म हो गई थी ये। तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसका। हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय में ख़त्म हुई। ये हमजा की चित्रकारी जो शुरू हुई थी तो कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई थी? तो हुमायूं के समय में शुरू होती है और अकबर के समय में ख़त्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ है? तो ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी के। किसके? ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी के संरक्षण में हुआ है। ये किस पर चित्रित की गई है? तो कपड़े पर चित्रित की गई है। हुमायूंनामा के लेखक, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, गुलबदन बेगम ने किया है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, तो ये बहुत प्रसिद्ध है हुमायूंनामा जो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अकबर प्रश्न है, कब से कब तक अकबर का समय है, क्या है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी पीजीटी का चुनिंदा टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। तो जो इसमें से बेहतरीन प्रश्न है उसको आप चुन करके आप अपनी डायरी या नोट्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसको एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एक सीट आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। बहुत बेहतरीन स्मार्ट तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, तब आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आज के युग में बहुत ज़्यादा है। मुग़ल कला का जन्मदाता कौन था? अकबर था। और वैसे भी आप लोग के पास अभी समय है, कोई और एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी आने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से केयर कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए आप। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था?
अकबर 1556 से 1605 ईस्वी इसका समय है। मुगल कला का जन्मदाता अकबर को माना जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में होता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर था, इस तरह से पढ़िएगा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था, बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम था। तो हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1570 ईस्वी में। और सभी का कुछ ना कुछ खासियत होता है, तो इनका खासियत दीन इलाही धर्म 1570 ईस्वी में चलाए थे अकबर जी। आगे चलते हैं। अकबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था? तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गया था। आज के बच्चे 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल में पहुंचते हैं, 9 और 10 में पहुंचते हैं। मुगल कला का आरंभ किसके समय से माना जाता है? तो अकबर के समय से 1526 ईस्वी माना जाता है। मुगल कला का आरंभ अकबर के समय से 1556 ईस्वी से माना जाता है। तो ये हो गया मुगल कला में ईरानी। अगला प्रश्न है, मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय तक दिखा था? अकबर के समय तक। कब तक दिखा था ये? तो ये अकबर के समय तक दिखा था। राइट कर लीजिएगा, अकबर के समय तक। अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक थे? तो उस समय हिंदू के धर्म के चित्रकार अधिक थे। अकबर के समय कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे? तो 13 का जिक्र किया गया है। अकबर के समय में जो 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। उसी में से आपके बीरबल भी थे 9 रत्नों में। 9 रत्नों के नाम क्या थे? तो हम जिक्र कर देते हैं आप लोगों से। अब्दुल रहीम खान खाना, ये एक रत्न, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, भगवान दास, फौजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और मानसिंह। तो ये आपके 9 उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों की संज्ञा दी जाती है। बीरबल फेमस मंत्री थे अकबर के। अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था? प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाते थे। ये फेमस था, प्रति सप्ताह क्या करते थे? प्रदर्शनी लगवाते थे। तो ये काम फेमस है। अकबर ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था? प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाई थी, ये प्रचलित था। अकबर के समय कौन कौन से चित्रकार थे? मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी, दसवंत और बसावन थे। तो ये कई चित्रकार हो गए। हम जिक्र कर देते हैं आपसे दोबारा। आप लोग को अगर सस्पेंस होता है तो आप लिख लीजिएगा। मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी, दसवंत और बसावन थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा इनको कौन कौन थे। अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था? अब्दुल असमद सीरा जी। कौन था? तो उनकी जो पाठशाला थी उसके अध्यक्ष अब्दुल असमद सीरा जी थे। अकबर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल असमद सीरा जी भी उनके गुरु भी थे। उनके पाठशाला के अध्यक्ष भी थे और गुरु भी थे। अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल असमद सीरा जी थे। अकबर के 9 रत्नों में चित्रकार कौन कौन थे? तो इसमें भगवान दास और बीरबल महेश चंद, इनका नाम ब्रैकेट में दिया है। बीरबल और महेश चंद तो हो जाएगा, महेश चंद और भगवान दास 2 हो जाएंगे। अकबर का सभी कितने चश्म का था? 2.25 चश्म का था। अब अकबर का सभी जो था कितना था? 10.25 चश्म का। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? आईने अकबरी। अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी, जो उनकी ग्रंथ थी। और आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सलीम का जन्म है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, अब जानते हैं वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सलीम का जन्म जिक्र किया गया है। आईने अकबरी में अकबर के समय के कितने श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन है? 100 से अधिक श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन किया गया है उसमें। मुगल कला को किसके समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ? अकबर के समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ है। सबसे ज़्यादा व्यक्तियों का चित्र बना हुआ है। तो किस में बना है? अकबर के समय में बना हुआ है। राइट, ये राइट करिएगा। मुगल कला में भित्ति चित्र की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने ही की थी, भित्ति चित्र की शुरुआत करवाई थी। भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? अकबर का है। भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? अकबर का है। मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही है?
अकबर के समय तक रही है। इसमें लेख प्रक्रिया जो थी, लेख प्रक्रिया कब तक रही है? तो अकबर के समय तक रही है लेख की प्रक्रिया। दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल था। इसका उद्देश्य क्या था? सुलह कुल था। दीन इलाही धर्म का उद्देश्य था। सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उपदेशों को दर्शाया गया है? तो उसमें 4 उपदेशों को दर्शाया गया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो इसके लिए अकबर ने ही दी थी। अकबर ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में जो बना हुआ है उसके लिए अकबर ने ही दी थी। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है? तो आगरा, दिल्ली और लाहौर में है। कहाँ पे है? आगरा, दिल्ली और लाहौर हो जाएगा। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी? 24,000 प्रति पुस्तक की कीमत 1 लाख रुपए है। 24,000 प्रति पुस्तक की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। जब रामचरितमानस की रचना हुई थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था, तो अकबर के समय की बात हो रही है। अगला आपका है हरिवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ है? मुगल शैली में अकबर के समय में, मुगल शैली में अकबर के समय में हुआ है। तो ये हो जाएगा बाबर का घोड़े से गिरना चित्र किस शासक के समय का है? तो बाबर का घोड़े से गिरने का चित्र जो है वो अकबर के समय का है। राइट आंसर दिया गया है ये। किस शासक के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? अकबर के चित्रों में संयोजन में अधिक भीड़ है। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए? अकबर के समय में बुलाए गए थे। अकबर के समय में चित्रकार गोवा से ईसाई कलाकार प्रचारक मुगल शासक के समय में बुलाए गए थे। ये हो गया। कौन सी चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? तो रज्मनामा जो है ये जयपुर में संग्रहित की गई है। जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहते हैं उसको, राजस्थान में है। उसकी राजधानी भी है जयपुर। अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया? चित्तौड़ के घेरे में, चित्तौड़ का घेरा, उसमें राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है। अगला है किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्त चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला है? तो उसमें अकबर के व्यक्त चित्रों को विशेष स्थान मिला हुआ है। अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया? भवन निर्माण एवं चित्रकला को विशेष योगदान दिया था। भवन निर्माण और चित्रकला को ज़्यादा महत्व दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? तो रज्मनामा है। ये हो गया। अकबरनामा पर आधारित सलीम का जन्म नामक चित्र में प्रस वाले की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में कौन सा पक्षी चित्रित है? तो उसमें मोर को चित्रित किया गया है। सलीम का जन्म, उसमें मोर के चित्र को चित्रित किया गया है। यह है अकबरनामे में प्रमुख रूप से किस जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है? तो मुगल दरबारी जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है उसमें। अकबर के समय के ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है? तो वो अकबरनामा ही सर्वश्रेष्ठ है। अकबरनामा को लगाइएगा। रणथंभौर के किले की घेराबंदी चित्र किस ग्रंथ का है? तो यह भी अकबरनामा का है, जो रणथंभौर किले की घेराबंदी की गई है। अकबर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? युद्ध के दृश्य बनवाने में, जो युद्ध का दृश्य होता है उसको बनवाने में उसको ज़्यादा रुचि दिखाता था वो। ललित कला का विस्तार किसके समय में हुआ है? तो अकबर के समय में हुआ है। ललित कला का विस्तार अकबर के समय में हुआ है। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है वो। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। फतेहपुर सिकरी के भवन में अलंकरण का कार्य किसने करवाया? तो उसमें अलंकरण का कार्य अकबर ने ही करवाया है। राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के शाही पुस्तकालय के समान किसका अपना पोथी संग्रह है? अब्दुल रहीम खान खाना का अपना पोथी संग्रह है, जो अकबर के शाही पुस्तकालय के समान अपना भी पोथी संग्रह इनका है।
अकबर की कितनी चित्रशालाएं हैं? तो उसकी 3 चित्रशालाएं हैं जो जिक्र की गई हैं, यहाँ पर 3 हैं। अकबर की चित्रशालाएं कहाँ कहाँ पर हैं? आगरा 1550 से 1572 ईस्वी, फतेहपुर सिकरी 1572 से 1585 ईस्वी, लाहौर 1585 से 1601 ईस्वी। लाहौर पाकिस्तान में है बहरहाल। अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष कौन थे? मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी थे, जो अकबर के गुरु भी थे और पाठशाला के मंत्री अध्यक्ष भी थे। अकबर की कौन सी चित्रशाला अभी भी है? आगरा में। आगरा में जो चित्रशाला है अभी भी वो है। अकबर के दरबार में 13 हिंदू चित्रकारों के नाम क्या थे? तो चलिए हम नाम आपको गिनवा देते हैं, देख लीजिए कौन कौन से थे। दसवंत, नंबर 1 दसवंत हो जाएंगे। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सावलदास, महेश, खेमकरण, हरवंश, राम तथा माधव आदि थे। तो ये 13 जो हिंदू चित्रकार थे उनका भी जिक्र किया गया है अकबर के दरबारों में। और सैयद जुदाई थे, इनका नाम छूट गया, सैयद जुदाई भी, अली जुदाई भी थे उसमें। मीर सैयद अली क्या बनाने में निपुण थे? ग्रामीण चित्र। जब किसी किसी को जो होता है हर टॉपिक पसंद होता है, तो मीर सैयद अली को क्या पसंद था? ग्रामीण चित्र बनाने में उनको इंटरेस्टिंग थी, रुचि थी और ग्रामीण चित्र वो बनाते भी थे। मुग़ल शैली के जन्मदाता मीर सैयद अली को जाता है, उन्हीं को कहा जाता है, मुग़ल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अकबर के दरबार का मीर मुसब्बर मुख्य चित्रकार कौन था? तो मीर सैयद अली ही था जो मुख्य था, मीर सैयद अली। मीर सैयद अली किस शैली का कुशल चित्रकार था? फारसी ईरानी शैली का कुशल चित्रकार भी था, तो मीर सैयद अली था। अब्दुल ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी। अब्दुल असमद सिराजी क्या बनाने में निपुण थे? पशु चित्र बनाने में निपुण थे। कुछ फैक्ट चीज़ें हैं आप लोगों से हम शेयर कर लेते हैं, तो चलिए जल्दी करिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन तभी भी आप लोग सहयोग करिएगा। श्री कलम की उपाधि किसे दी गई है? अब्दुल असमद सिराजी को दी गई है। अब्दुल असमद सिराजी क्या कहते थे? सुप लिपिकार कहते थे उनको। अब्दुल असमद सिराजी के पुत्र का क्या नाम था? शरीफ नाम था उनका। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सिकरी के प्रधान अध्यक्ष अब्दुल असमद सिराजी थे। अब चलते हैं थोड़ा दसवंत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दसवंत के गुरु का क्या नाम था? अब्दुल असमद सिराजी था। तो दसवंत के भी गुरु वही थे, सिराजी थे। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली? दसवंत ने कर ली थी, पागल होकर के अपनी हत्या कर ली थी। दास्तान ए अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते हैं? तो दसवंत के चित्र नहीं मिलते हैं उसमें, ये हो जाएगा। दसवंत ने रज्म नामा के कितने चित्रों पर कार्य किया है? 24 चित्रों पर कार्य किया है। रज्मनामा में जो किया गया है चित्रित, तो 24 चित्रों पर कार्य किया है। अगला है अकबर की फतेहपुर की चित्रशाला में कौन कार्यरत है? तो दसवंत कार्यरत है इस पे। अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आराई शैली में निपुण था? तो दसवंत उसमें निपुण था। दसवंत किस जाति का था? कहार जाति का था वो दसवंत। दसवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तैमूरनामा और रज्मनामा, ये हो जाएगा। कौन कौन सा है? तैमूरनामा और रज्मनामा। अगला है जयपुर रज्मनामा की प्रति में दसवंत का नाम कितने चित्रों पर है? तो 21 चित्रों पर किया गया है ये। सुंदर पक्षियों के चित्र सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बनवाए? तो उसको हुमायूं ने बनवाया था, सुंदर पक्षियों के चित्र बनवाए थे। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी की मुलाकात हुमायूं से कहाँ हुई? तो काबुल से लौटते हुए तरवेज नामक स्थान पर हो गई थी। काबुल से जब वो लौट रहा था, ठीक है ना, तो हुमायूं से लौटते हुए तबरेज नामक स्थान पर मुलाकात हो गई थी इनकी, अब्दुल असमद सीरा जी की। हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली? ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी से ली थी, क्योंकि वो गुरु थे तो शिक्षा उन्हीं से ले गए। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बसावन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं, और मेन आपके यहाँ ये जो चित्रकार हैं तो इनके बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा और पढ़िएगा। बसावन के, क्योंकि यहाँ पे डीपली पूछा जाता है आपसे, ऊपर की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, और जो भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है तो वहाँ डीपली आपसे पूछते हैं प्रश्न, अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। बसावन के गुरु का क्या नाम था? अब्दुल असमद सीरा जी नाम था उनका। बसावन कैसा चित्रकार था? व्यंग्य चित्रकार था।
व्यंग्य जानते हैं आप। चित्र की पीठिका बॉर्डर लाइन बनाने में कौन प्रसिद्ध था? बसावन प्रसिद्ध था, जो पीठिका की बॉर्डर लाइन बनती थी। अकबर के समय आगे की ओर झुकी हुई आकृतियां कौन बनाता था? तो वो बसावन बनाता था, जो आकृतियां आगे झुकी हुई होती थी। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्र निर्माण कार्य किया था? 40 वर्षों तक किया था। लंबा समय था, एक 40 वर्ष दिया था। बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया था? 200 चित्रों का निर्माण किया था, 40 वर्ष काम किया है। धोखेबाज पत्नी का चित्र किसका है? मिस्किन का है, धोखेबाज पत्नी का चित्र। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो मिस्किन था, ये निपुण था पक्षी को चित्र बनाने में। अगला है रज्म नामक किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है। अनवार ए सुहैली किसका फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद किया गया उसमें। आयार ए दानिश किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया उसमें। तो बस आज इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी दोस्त वीडियो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनका भी सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।